भूपेश शासनकाल में राज्य की सर्वाधिक शक्तिशाली महिला अधिकारी के रूप में पहचानी गई सौम्या चौरसिया को ईडी और ईओडब्ल्यू के प्रकरण में जमानत हाईकोर्ट ने दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी एक विशेष याचिका जो पेश हुई थी उसकी सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट जाने की सलाह दी थी और हाईकोर्ट को निर्देशित किया था कि 14 दिन के भीतर उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई हो। जो सुनवाई हो उसमें हाईकोर्ट इस बात को ध्यान रखे कि जो मामले हैं उन मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्देश दिए हैं और समीचीन जो अन्य सहअभियुक्त हैं उनको लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने क्या डायरेक्शन दिए हुए हैं। जिस शब्दावली के साथ ये आदेश सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया था वो विधिक विशेषज्ञों के बीच काफ़ी चर्चा में था। तो उस सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश थे उसके अनुपालन में सौम्या चौरसिया की ओर से उनके वकील हर्षवर्धन परगनिया ने उनकी बेल एप्लीकेशन फ़ाइल की और बेल एप्लीकेशन फ़ाइल करने के 14 दिन के भीतर हाई कोर्ट में जस्टिस अरविंद वर्मा ने वो ऑर्डर प्रोनाउंस किया और ऑर्डर में लिखा कि सौम्या चौरसिया को जमानत दी जाती है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि वो जमानत सशर्त है। तो हमने उन शर्तों को और उस प्रक्रिया को जानने के लिए उनके वकील से बात की जिनका नाम है हर्षवर्धन परगनिया। दूरभाष पर हुई चर्चा यहाँ है, देखिए। हर्ष, सौम्या चौरसिया जी की जमानत हो गई है, क्या ये सही है? जी याज्ञवल्क जी, आज ऑनरेबल हाई कोर्ट के द्वारा चौरसिया जी की 2 बेल याचिकाओं में जो डिसीजन सुरक्षित था, वो आज प्रोनाउंस किया गया और दोनों ही बेल एप्लीकेशंस में उन्हें आज बेल ग्रांट कर दी गई है और साथ ही साथ ये ऑर्डर आज शाम को अपलोड भी हो गए हैं, तो आज हमारे पास इस ऑर्डर की कॉपी भी प्रस्तुत है। क्या कोर्ट ने ईडी या ईओडब्ल्यू की जांच को लेकर कोई टिप्पणी की है जो थोड़ी गंभीर प्रकृति की है? जहाँ तक कि ईडी के केस की बात है, इस केस में क्लियर कैटेगोरिकल फाइंडिंग्स जो रिकॉर्ड की गई हैं, वो इस प्रकार की हैं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सौम्या चौरसिया के माध्यम से जो रिट याचिका प्रस्तुत करी गई थी, वो 3 मापदंडों पे प्रमुखता से थी। एवरग्रीनिंग ऑफ अरेस्ट, कंटिन्यूड इनकार्सरेशन जी, और इश्यू ऑफ फर्दर इन्वेस्टिगेशन। जी, जिसको सुनने के उपरांत ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक दिशा निर्देश के मार्फत हमें ऑनरेबल हाई कोर्ट के समक्ष भेजा था, जिसमें हमारी बेल याचिकाओं को 2 हफ्ते के अंदर निराकृत करने के लिए निर्देश दिया था। जी, इन तीनों प्रिंसिपल्स को ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इवैल्यूएट करते हुए हमारे पक्ष में फाइंडिंग दी है और ईडी के केस में हमें धारा 45 जो पीएमएलए होती है, जी। उनके मापदंडों को सैटिस्फाई करना पाया गया है। एक तरीके से कहा जाए तो ये एक फाइंडिंग है कि हमारे क्लाइंट मनी लॉन्ड्रिंग के कृत्य में इन्वॉल्व्ड नहीं पाए गए हैं। थोड़ा-सा इसको विस्तार दे सकेंगे कि धारा 45 क्या है और कोर्ट ने क्या कहा है? देखिए, सेक्शन 45 जो है वो बेल के संदर्भ में पीएमएलए की कॉन्टेक्स्ट में यूज़ किया जाता है, जहाँ पे अगर किसी व्यक्ति को पीएमएलए के धाराओं के अंतर्गत अरेस्ट किया जाता है और वो बेल लगाता है जी, या लगाती है, तब उन्हें कोर्ट के समक्ष सेक्शन 45 में उल्लेखित ट्विन टेस्ट या ट्विन कंडीशंस जो हैं, वो जी, सैटिस्फाई करनी होती हैं। जी, उन कंडीशंस में पहली कंडीशंस ये होती है कि आपको कोर्ट में ईडी को सुनने उपरांत ही निर्देश जारी होंगे और जी, दूसरा आपको अपने के विरुद्ध मोर देन प्राइमा फेसी केस जो है वो प्रूव करना रहता है कि नहीं बनता है। जब हम जी, कहते हैं मोर देन प्राइमा फेसी केस, इसका मतलब यह होता है कि आपके ऊपर जो लगाए गए आरोप हैं मनी जी, लॉन्ड्रिंग से संबंधित, जी, वो आरोप आप पर लागू नहीं हो सकते। आप उस कृत्य में इन्वॉल्व्ड नहीं हैं या आपके विरुद्ध इन सबूत और गवाहों के स्टेटमेंट को देखने के उपरांत भी आपके खिलाफ में ये केस स्टैंड नहीं करेगा। अगर आप कहें, अगर हम इसे एक कॉमन भाषा में अगर किसी व्यक्ति के लिए समझाना चाहें, तो एक प्रकार से ये आपके लिए एक्विटल के बराबर रहता है, यानी कि बरी होने के बराबर रहता है। क्योंकि ये पाया अगर किसी को मेरिट पर बेल दी जाती है, जी, सेक्शन 45 का टेस्ट सैटिस्फाई करने पर, जी, तो यह माना जाता है कि उस व्यक्ति ने मनी लॉन्ड्रिंग नहीं की है। ओके। अ, क्या इस बेल ऑर्डर में कोई शर्त भी है या कोई प्रावधान है?
जी, जो ईडी की बेल ग्रांट करी गई है, जी, उसमें जो रेगुलर शर्तें हैं, जैसे कि उनको ट्रायल में कोऑपरेट करना होगा, उनको जाँच एजेंसियों से कोऑपरेट करना होगा और साथ ही साथ किसी भी प्रकार से कोई कॉन्टैक्ट नहीं रहेगा, ना ही किसी प्रकार के विटनेस से या इंटरेस्टेड पर्सन से। साथ ही साथ ट्रायल कोर्ट के समक्ष उन्हें उपस्थित रहने के लिए भी कहा गया है। जी, ईओडब्ल्यू के केस में क्योंकि उनकी अरेस्ट 15 जनवरी को हुई थी, जी, उनकी कंडीशन ऑफ रिलीज़ जो है, जी, वो यह उल्लेखित की गई है एक तरीके से कि बैलेंस करते हुए जाँच एजेंसी और जी, जो एप्लीकेंट है उनकी लिबर्टी को, कि जी, जिस तारीख पर ये चार्जशीट प्रस्तुत करेगी जाँच एजेंसियाँ, जी। उसी तारीख पर वो अपने बेल बॉन्ड प्रस्तुत करके बाहर आ सकते हैं। हर्ष तो अगर आप ये ऐसे देखेंगे इस केस में चार्जशीट प्रस्तुत करने के लिए उन्हें 90 दिन का समय मिलता है। जी, अरेस्ट 15 जनवरी की थी, हुँ, तो आज से आप मान के चलें 45 दिन बाद वो एलिजिबल रहेंगी बाहर आने के लिए। बहुत-बहुत शुक्रिया हर्ष जी, आपने समय दिया, थैंक यू। तो ये आदेश जो कि हाई कोर्ट ने दिया है, प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के लिए झटका है। एक प्रकार से बरी कर दिया है हाई कोर्ट ने, यूं आदेश जमानत का दिया, मगर जो टिप्पणियां की और जिस अंदाज में दिया, उसने ईडी के सभी दावों को ध्वस्त कर दिया है। जाहिर है केंद्रीय जांच एजेंसी है जिसकी अपनी एक साख है, अपना एक रसूख है और उसके लिए ऐसे आदेश सुखकारी नहीं हैं। जहाँ तक ईओडब्ल्यू का विषय है, तो बहरहाल जैसा कि हर्षवर्धन बता रहे थे, चार्जशीट पुटअप होने तक उन्हें जेल रहना होगा सौम्या को, मगर जिस दिन चार्जशीट पेश होगी उसी दिन उनकी जमानत होगी। ये कहा जा सकता है कि ईओडब्ल्यू के लिए भी ये मामला कोई बहुत बेहतर सौम्या चौरसिया के संदर्भ में सुखमय नहीं है। तो एक महत्वपूर्ण सूचना थी, एक अहम जानकारी थी जो आपको देनी ज़रूरी थी, क्योंकि हर सूचना और जानकारी पे अधिकार सिर्फ आपका है, मैं सिर्फ माध्यम हूँ। फिर कोई सूचना हो, फिर कोई जानकारी आए, वो देने आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए प्रणाम।